अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्लिनिकल्स हैं फोर गट के, हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। एनॉमलीज ऑफ द लिवर। लिवर में बेसिकली हमें पता है लिवर के अंदर लोब्स होते हैं, लोब के अंदर फर्दर लोब्यूल्स होते हैं। तो उन लोब्यूल्स के अंदर जो माइनर वेरिएशंस हैं वो कॉमन है, लेकिन अगर हम लिवर के बर्थ इफेक्ट की बात करें तो वो एक रेयर बर्थ इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा हमें पता है हिपैटिक डक्ट है, बाइल डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, उनके अंदर वेरिएशन जो है वो कॉमन है और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट भी होती हैं। अब एक हमारे पास एक चीज़ का जिक्र किया गया है, एसेसरी हिपैटिक डक्ट। ठीक है, 5% लोगों के अंदर ये हो सकती है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस किस चीज़ में, सर्जरी में, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब ये जो एसेसरी डक्ट है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही होती है, राइट टॉप ऑफ लिवर से लेकर एक्सटेंड करती है टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास गॉल ब्लैडर लिवर है और लिवर में ये उसकी नीचे उसके लगा हुआ है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो हमारे पास राइट लोब से हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर तक जो डक्ट एक्सटेंड कर रही होगी दैट इज़ द एसेसरी हिपैटिक डक्ट। और ये एसेसरी हिपैटिक डक्ट जो है जो सिस्टिक डक्ट थी जिसने हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट में एंटर होना था, तो ये सिस्टिक डक्ट जो है वो हिपैटिक डक्ट में ओपन होने के बजाय हमारे पास इस एसेसरी हिपैटिक डक्ट के अंदर ओपन होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल है एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास अगर बाइल डक्ट के अंदर जो है ऑब्लिटरेशन प्रोड्यूस होती है एट द लेवल ऑफ पोर्टा हिपैटिस, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस। ठीक है, एट्रेजी यानी कि वही हमें पता है ब्लॉकेज हो जाता है, उसके ल्यूमेन के अंदर ब्लॉकेज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास यही बिलियरी एट्रियाजिया किस वजह से हो सकता है कि जो नॉर्मल रीमॉडलिंग प्रोसेस होना था हाइलम के ऊपर एट द हेपेटिक हाइलम वो नहीं हो पाता, या फिर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से। अब इसकी वजह से इफेक्ट्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, आफ्टर बर्थ जॉइंडस हो जाता है, उसके अलावा स्टूल जो हैं वो क्ले कलर्ड होते हैं और जो यूरिन है वो डार्क कलर में अपीयर होता है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर की अगर एज आने से यानी कि गॉल ब्लैडर बन ही नहीं रहा तो ये एक रेयर डिफेक्ट है, और इसके साथ जो है सिस्टिक डक्ट की जो एब्सेंस है वो इसके साथ एसोसिएट करती है। नेक्स्ट इज़ द पेनक्रियास। एक्टॉपिक का मतलब होता है हमेशा कि जो जिस चीज़ ने नॉर्मल पोजीशन पे बनना है अपने नॉर्मल पोजीशन के अलावा अगर वो कहीं और पे बन रही है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टॉपिक। ठीक है, तो एक्टॉपिक पेनक्रियास जो है वो अपने मेन पेनक्रियाटिक टिश्यू के अलावा कहीं और बनेगा तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टॉपिक पेनक्रियास। अब इसकी लोकेशंस हैं, ये कहाँ कहाँ पे बन सकता है, ये सबसे पहले तो या तो बन सकता है म्यूकोजा ऑफ स्टमक के अंदर, उसके अलावा प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम के अंदर बन सकता है, जिजनम के अंदर बन सकता है, पैलोरिक एंट्रम के अंदर बन सकता है और इलियल डाइवर्टिकुलम के अंदर बन सकता है। ठीक है, यूजली जो है ना ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन इसको एक एक्सीडेंटली जो है वो डिस्कवर किया गया बाय सीटी स्कैन के थ्रू। ठीक है, अब इसमें अगर ये प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से जीआईटी के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद हो जाता है एनुलर पेनक्रियास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनुलर पेनक्रियास क्या होता है कि इस मतलब ये एक रेयर बर्थ डिफेक्ट है, लेकिन अगर होगा तो इसकी वजह से ड्यूडेनल एट्रेजिया होगा। ठीक है, अब होता क्या है, हमें पता है कि जो पेनक्रियास है उसमें जब पेनक्रियास की डेवलपमेंट होती है तो हमारे पास दो बर्ड्स बनती है, एक डॉर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड बनती है और एक जो है वो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड बनती है। हमें पता है कि हमारा जो मेन लीवर है वो किससे बनता है, डॉर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड से बनता है। ठीक है, अब जब हमारे पास ड्यूडेनम की जो रोटेशन हो रही होती है तो ये जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड है ये इधर आके हमारे पास इसके साथ फ्यूज़ कर जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है एनुलर पेनक्रियास के केस में कि ये जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड है इसके ये दो बनते हैं, एक नहीं बनता, ये बाइफिट बनता है। जब ये बाइफिट बनता है तो ये जब वहाँ पर आता है तो एक तो ये हमारे पास इसके साथ फ्यूज़ करता है और दूसरा ये दोनों पार्ट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, यानी कि जो दो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड्स के पार्ट्स हैं वो हमारे पास फ्यूज़ करके एक रिंग बना देते हैं अराउंड द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम को वो क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। जैसा कि इस इमेज में भी दिखाया हुआ है कि ये एक बाइफिट पेनक्रियाटिक बड बनी। ठीक है, फिर उसके बाद रोटेशन हुई तो हमारे पास एक तो हमारे पास वो जाके इसके साथ फ्यूज़ होगी। देखो अब ये दो बनी है ना, तो ये एक तो दोनों साइड से आ रही हैं अराउंड द ड्यूडेनम, और दूसरा फिर ये जाके इसके साथ फ्यूज़ कर गई डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड के साथ, और उन्हें एक रिंग बना दिया, एक फाइब्रस बैंड बना दिया अराउंड द पेनक्रियास, जिसने इस ड्यूडेनम को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है हमें पता है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अराउंड ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, उसके अलावा ड्यूडेनम ब्लॉक तब होगा जब ड्यूडेनम, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर वैसे भी एक रिंग बनी है तो ड्यूडेनम की ब्लॉकेज हो जाए। अगर ये जो रिंग बनी है और पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हुई है, पेनक्रेटाइटिस हुआ हुआ है, तो उस वजह से फिर हमारे पास इस ड्यूडेनम की ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है और इसमें इसके सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, पार्शियल और कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद आ जाता है एसेसरी स्प्लीन्स। एसेसरी स्प्लीन्स भी मतलब कि वही कि हमारे पास स्प्लीनिक मैसेज बनना शुरू हो जाते हैं स्प्लीनिक टिश्यू के अलावा। ठीक है,
और ये हमारे पास कहाँ पर बनते हैं, पेरिटोनल फोल्ड्स के अंदर बन रहे होते हैं, जैसे कि हाइलम ऑफ द स्प्लीन के अंदर बनेगा, इसके अलावा टेल ऑफ पेनक्रियास के अंदर बनेगा और गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के अंदर बनेगा। ठीक है। और अब क्या होता है कि जो मल्टीपल स्प्लीन बनती हैं उनकी अपनी एक मेन बॉडी नहीं होती। जो पॉलीस्प्लीनिया मतलब कि स्प्लीन्स ढेर सारी हैं, मल्टीपल स्प्लीन्स हैं, सॉरी, लेकिन जो एक स्प्लीन होगी, जो नॉर्मल स्प्लीन है उसकी तो अपने एक मेन बॉडी होगी, लेकिन जो ये मल्टीपल स्प्लीन्स होंगी उनकी अपनी मेन बॉडी नहीं होगी। ठीक है। इसके मल्टीपल स्प्लीन्स बावजूद होने के फंक्शनल टिश्यू, लेकिन फिर भी हमारे पास जो इम्यून फंक्शन है वो हमारे पास जो इन्फेंट का है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसके इन्फेक्शन का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। और 10% पीपल्स के अंदर जो है वो एसेसिव स्प्लीन